नमस्कार दोस्तों। आज के इस खास विश्लेषण में हम सीधे इतिहास के उस पन्ने पर चलेंगे जहां से भारत के स्वतंत्रता संग्राम की पूरी दिशा ही बदल गई। हम बात कर रहे हैं चंपारण सत्याग्रह की। आखिर कैसे 1917 का एक छोटा सा स्थानीय विवाद पूरे देश के लिए अहिंसक प्रतिरोध की एक बहुत बड़ी मिसाल बन गया। चलिए जानते हैं। अब आपके मन में ये सवाल आ सकता है कि भारत की आज़ादी की इस पहली बड़ी जीत की शुरुआत आखिर हुई कैसे थी। सच कहूं तो ये बात वाकई हैरान करने वाली है कि कैसे एक इतने विशाल देशव्यापी आंदोलन की जड़ें कुछ बेबस लोगों की खामोश पीड़ा और उनके रोजमर्रा के संघर्ष से जुड़ी हुई थी। तो आइए इस सफर को करीब से समझते हैं। कहानी का पहला हिस्सा चंपारण और तीन कठिया प्रथा। जरा इस विरोधाभास को समझिए। बिहार की जमीन, जो अपनी हरियाली और बेतहाशा उपजाऊपन के लिए जानी जाती थी, उसी जमीन पर काम करने वाले किसानों के चेहरे सूखे, थके हुए और पूरी तरह से मायूस थे। मतलब संसाधन भरपूर थे, लेकिन उन्हें उगाने वाले हाथ घोर गरीबी और भुखमरी में जी रहे थे। यही चंपारण की सबसे बड़ी और कड़वी सच्चाई थी। और पता है, इस पूरी भयानक स्थिति के पीछे सबसे बड़ा कारण क्या था? तिनकठिया प्रथा। अब ये तिनकठिया क्या है? असल में ये अंग्रेजों द्वारा थोपा गया एक बहुत ही दमनकारी और जालिम नियम था। इसके तहत किसानों को मजबूर किया जाता था कि वे अपनी जमीन के सबसे अच्छे हिस्से पर अपनी मर्जी के खिलाफ सिर्फ और सिर्फ नील यानी इंडिगो की खेती करें। ये एक ऐसा जाल था जिसने उन्हें जबरन मजदूरी के एक ऐसे अंतहीन चक्कर में फंसा दिया था जहां से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। और बात सिर्फ नील की खेती तक ही सीमित नहीं थी। किसानों को उनकी मेहनत का, उनकी फसल का कभी कोई सही दाम नहीं मिलता था। और अगर गलती से भी कोई किसान नील उगाने से मना कर दे या अपने हक की बात कह दे तो पता है क्या होता था? अंग्रेज जमींदार उन पर भारी जुर्माना लगा देते थे। और बात यही नहीं रुकती थी, उन्हें बेरहमी से पीटा भी जाता था। जुल्म की इंतहा हो चुकी थी। और यहीं से कहानी में आता है एक नया मोड़, राजकुमार शुक्ल का संकल्प। उस घोर अंधकार और निराशा के बीच राजकुमार शुक्ल नाम के एक स्थानीय किसान नेता ने हार मानने से साफ इनकार कर दिया। उन्होंने सीधा महात्मा गांधी से संपर्क किया। उनका संदेश बहुत ही सीधा लेकिन दिल झकझोर देने वाला था। चंपारण आइए, हमारे किसान बहुत दुख में हैं। ये सिर्फ एक इंसान की आवाज नहीं थी, बल्कि एक पूरे शोषित समुदाय की दर्द भरी पुकार थी। और इस पुकार पर गांधी जी का क्या जवाब था? उन्होंने कहा, जब तक मैं अपनी आंखों से सच नहीं देख लेता, मैं चैन से नहीं बैठूंगा। ये बात गांधी जी के काम करने के तरीके को बहुत खूबी से दर्शाती है। वो जमीनी हकीकत को खुद समझना चाहते थे, सबूत देखना चाहते थे और तभी कोई ठोस कदम उठाना चाहते थे। और इसी के साथ शुरू होता है इस कहानी का एक बहुत ही अहम पड़ाव, गांधी जी का चंपारण आगमन। अपने वादे के पक्के महात्मा गांधी साल 1917 में चंपारण के उन धूल भरे गरीब गांव में पहुंच गए। वहां पहुंचते ही उन्होंने सबसे पहला काम क्या किया? उन्होंने लोगों के दिलों में बैठे उस गहरे खौफ को निकालने की कोशिश की। उन्होंने बेहद सादगी से कहा, डरिए मत, सत्य और अहिंसा की ताकत दुनिया में सबसे बड़ी होती है। लेकिन जाहिर सी बात है, रातों रात किसी का डर नहीं जाता। लोगों के मन में गहरा अविश्वास था। एक महिला किसान का ये सवाल पूरे गांव की भावना को दर्शाता है। क्या सच में हमारी आवाज कभी सुनी जाएगी? सालों के इस भयानक दमन और जुल्म ने उन्हें ये सोचने पर मजबूर कर दिया था कि क्या सच में कोई इन ताकतवर, क्रूर अंग्रेज जमींदारों से टक्कर ले भी सकता है? और उनके इस डर, इस अविश्वास का गांधी जी ने बहुत ही दृढ़ता से जवाब दिया। उन्होंने भरोसा दिलाते हुए कहा, आवाज जरूर सुनी जाएगी, अन्याय अब और ज्यादा दिन नहीं टिकेगा। इन चंद शब्दों ने उन मायूस, हाशिए पर धकेले गए किसानों के दिलों में उम्मीद की एक ऐसी किरण जगा दी जिसने आगे चलकर एक बहुत बड़े प्रतिरोध की नींव रखी। अब जब सच्चाई बाहर आने लगी तो सीधा टकराव होना तो तय था। ये दौर था ब्रिटिश सत्ता को खुली चुनौती देने का। जैसे जैसे गांधी जी लोगों से मिलते गए और उनके बयान दर्ज करते गए, ब्रिटिश साम्राज्य की जड़ें हिलने लगीं। उन्हें अपनी सत्ता छिनने का डर सताने लगा। और इसी बौखलाहट में एक अंग्रेज अफसर ने फरमान सुना दिया, गांधी, आपको तुरंत चंपारण छोड़ना होगा। वो किसी भी कीमत पर इस जांच को रोकना चाहते थे। लेकिन गांधी जी का जवाब,
वो इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज हो गया। उन्होंने बिल्कुल शांत लेकिन बेहद निडर आवाज में कहा, मैं यहाँ लोगों की सेवा करने आया हूँ। अगर ये कोई अपराध है तो मैं हर सजा भुगतने के लिए तैयार हूँ। और दोस्तों, यही वो पल था जब भारतीय धरती पर पहली बार सत्याग्रह यानी सत्य के लिए आग्रह का जन्म हुआ। क्या आप सोच सकते हैं कि इस निडरता का आम लोगों पर क्या असर हुआ होगा? जब वहां की जनता ने गांधी जी को इस तरह बिना किसी डर के ब्रिटिश हुकूमत की आंखों में आंखें डालते देखा तो उनके भीतर का सारा खौफ छूमंतर होने लगा। सदियों का वो डर कम हो रहा था और लोगों की हिम्मत परवान चढ़ रही थी। उन्हें पहली बार समझ आ रहा था कि शांतिपूर्ण तरीके से विरोध करने में कितनी बड़ी ताकत छिपी है। और इसी हिम्मत ने जन्म दिया एक बहुत ही ऐतिहासिक जीत को। सत्य और अहिंसा के इस लगातार बढ़ते दबाव के आगे आखिरकार ब्रिटिश सरकार को घुटने टेकने ही पड़े। उन्होंने मजबूर होकर एक जांच समिति बनाई और किसानों की सारी मांगें मान ली। तिनकठिया प्रथा, जिसने दशकों से किसानों का खून चूसा था, उसे हमेशा के लिए खत्म कर दिया गया। ये किसानों के लिए एक बहुत बड़ी राहत थी और अन्याय के खिलाफ न्याय की एक बहुत शानदार जीत थी। लेकिन ये जीत सिर्फ कुछ रुपयों या जमीन की नहीं थी। इस जीत के जज्बातों को समझना हो तो चंपारण के एक किसान के इन शब्दों को सुनिए। आज पहली बार ऐसा लग रहा है कि हम भी इंसान हैं। ये वाक्य रोंगटे खड़े कर देता है। ये उनकी खोई हुई इंसानियत, उनके छीने गए आत्मसम्मान के वापस लौटने की जीत थी। और यही वो क्षण था जब पूरे देश ने देखी जनशक्ति की असली ताकत। तो अगर हम इस पूरे घटनाक्रम को देखें तो समझ आता है कि चंपारण सिर्फ एक कृषि विवाद या जमीन का झगड़ा नहीं था। जरा सोचिए, दशकों की हताशा, फिर 1917 में सत्य और अहिंसा नाम के दो नए हथियारों का प्रवेश और अंत में जनशक्ति का एक ऐसा उदय जिसने पूरे भारत को रास्ता दिखाया। ये एक ऐसा ब्लूप्रिंट बन गया था जिसे आगे चलकर पूरे स्वतंत्रता संग्राम में इस्तेमाल किया जाना था। तो आज की हमारी ये चर्चा हमें एक बहुत ही गहरा सबक देकर जाती है। जहां अन्याय हो वहां अपनी आवाज उठाना ही सबसे सच्चा साहस है। चंपारण सत्याग्रह हमें हमेशा याद दिलाता रहेगा कि इतिहास में कोई भी बड़ा बदलाव हमेशा उसी पल शुरू होता है जब कोई एक व्यक्ति सच्चाई के साथ खड़े होने का फैसला करता है। अब सवाल ये है कि क्या आज हम भी अपने आसपास हो रहे अन्यायों के खिलाफ ये साहस जुटा सकते हैं? इसी विचार के साथ आज का ये विश्लेषण यहीं समाप्त करते हैं। जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।